हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे जितने पुराने साथी हमसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि इस क्लास में हम कक्षा 10 वालों के लिए साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हम इस क्लास में क्या पढ़ते हैं। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 वालों के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक, कक्षा 10 वालों के लिए साइंस पढ़ रहे हैं और एक क्लास प्रतिदिन होती है। किसी दिन बीच में कोई का अनावश्यक कार्य पड़ जाने के कारण बंद होती है, स्थगित होती है हमारी क्लासें, नहीं तो प्रतिदिन एक क्लासें होती हैं। ठीक, तो अगर हाँ, एक बच्चे का कल डाउट था। और डाउट क्या था, वो पूछ रहा था सर कि मेटल और नॉन मेटल की क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, या वो प्ले लिस्ट में ढूंढ रहा था बच्चा, उसे मिला नहीं। तो हम बता दें कि जो धातु एंड धातु की क्लास है, धातु एंड अधातु की जो क्लास है वो अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, खत्म हो गया पहला। दूसरा हमने स्टार्ट किया है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक, एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर चल रहा है। जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम धातु और अधातु पर आ जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रतिदिन चैप्टर वाइज क्लासें हैं। जी रसायन यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर वाइज क्लासें मिलेंगी और एक भी क्लास इधर से उधर मिस नहीं होगी। ठीक, इस बात की मेरी गारंटी है कि आप लोग रेगुलर रहेंगे तो आपको हर चीज की जानकारी रहेगी। ठीक, तो हाँ, अगर आपको अभी कोई डाउट आता है, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ दीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और आपके कमेंट का हम जवाब भी देंगे। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना ये है कि हम पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, और इसमें भी हमने 2-3 क्लासें पढ़ ली हैं, 2-3 क्लासें हो गई हैं। तो आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अम्ल की क्या थी, धात्विक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करा रहे थे, यानी अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। अब कुछ लोग को ये नहीं पता होगा कि धात्विक ऑक्साइड होती क्या है, तो हम उनको बता दें कि पिछली वाली कक्षा में हमने इसको पढ़ा है, लेकिन पिछली वाली कक्षा को थोड़ा सा इस नई वाली कक्षा से रिलेट करने का मतलब ये है कि चीजें साथ साथ में पकड़ में आती रहे। इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड। हालांकि इसमें हमने एग्जाम्पल भी इसका करा दिया है ना, तो लेकिन फिर भी आज हम इसको बता रहे हैं। जैसे धात्विक ऑक्साइड होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास Cu है, अगर इसके साथ O लग जाए, O का मतलब समझते हो आप, ऑक्सीजन। अगर जैसे कापर है, क्या है ये तो कापर है, सभी को पता है कापर, पर ये धातु है, क्या है, धातु है। और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन है, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। जहां पर भी O दिख जाए, जिस धातु में, धातु के साथ अगर O दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, इसका मतलब वो धात्विक ऑक्साइड है। ठीक, जैसे हमारे पास MgO होता है, ये भी क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है। ठीक, या आपको क्या मिल जाए, NaO मिल जाए, ये सब क्या है, CaO मिल जाए, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। और इन्हीं धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया हम अम्ल से करवाते हैं। किससे, अम्ल से। अम्ल जैसे होता है हमारे पास, अम्ल की अगर हम चर्चा करें, जैसे हमारे पास HCl होता है, H2SO4 होता है, इसी तरह के तमाम अम्ल होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, इसके साथ अपक्रिया कराते हैं। और इसके साथ अपक्रिया कराने के बाद जो नया उत्पाद बनता है, नया समीकरण बनता है, उसी को हम क्या लिखते हैं कि अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। हाँ, थोड़ा स्पीड कम पड़ा, हाँ ठीक है, स्पीड हम थोड़ा स्लो कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए हम क्या देखते हैं, अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे होती है। ठीक, इसमें हमने 1-2 एग्जाम्पल कर भी लिए थे, लेकिन सबसे पहले एक सूत्र हमने आपको बताया था, एक फार्मूला हमने बताया था। उस फार्मूले
उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे समीकरण देखेंगे। फार्मूला क्या होता है, जैसे अम्ल होता है, अम्ल और धातु ऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जो कराते, देखिए ये दोनों क्या है, हम जिसको हमने पहली भी लेक्चर में बताया है, पहली क्लास में भी बताया है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया में भी, इसमें भी बता दे रहे हैं कि जो पहला होता है 1 और 2 जो होता है, इससे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक। और उसके बाद जैसे मान लीजिए हम अम्ल और धातु ऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। क्या मिलता है, लवण प्लस जल मिलता है। ठीक। और ये जो दोनों नया बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक। इस बात को समझ गए। इसमें हमने आपको एक और नया चीज बता दिया कि अभिकारक इसे कहते हैं, उत्पाद इसे। हालांकि ये पिछली वाले चैप्टर में, यानी पिछले चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, भूल जाते हैं, भूलने की आदत होती है, तो उनके लिए हम रिपीट कर दिए। ठीक। अब देखिए हम पहले क्या देखें, अम्ल, अधातु और इनसे निर्माण किनका हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मान लीजिए हम HCl के साथ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, HCl के साथ, इसमें मान लीजिए हमारे पास, हालांकि हाँ कल हमने 2-3 एग्जाम्पल इसमें कराए थे, लेकिन आज इसमें और 1-2-3 करा दे रहे हैं। ठीक। जैसे हमारे पास क्या है, MgO को क्या करते हैं, HCl। HCl क्या है, HCl एक जो है अम्ल है। सिंपल सी बात है कि HCl जो है कि ये अम्ल है, और अम्ल की जो हम क्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से। तो धात्विक ऑक्साइड इसमें ये हुआ, इस बात को समझ रहे हैं आप, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये रही। ठीक। अम्ल तो ये हमारा है, अगर इसको, इन दोनों अभिकारकों को हम मिक्स करते हैं तो हमें एक नया उत्पाद मिलता है, और उस उत्पाद को क्या कहते हैं, लवण मिलेगा और जल मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण और जल हमें मिलता है। ठीक। अगर हमें लवण और जल मिले तो कैसे हम उसको लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ H है और यहाँ O है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तभी तो जल बनता है ना। जल कैसे बनता है, H2O ऐसे लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पर H एक है और यहाँ O अकेले है ऑक्सीजन, तो इसको हम समीकरण बनाने के लिए 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ इसको हम ऐड करके यहाँ H2O कर देते हैं, ये हमारा बन गया जल। अब दूसरा चीज हमारे पास क्या बनना भी बाकी है, लवण बनना बाकी है। तो Mg को क्या कहते हैं, हम Cl के साथ लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgCl2, ये हमारा बन के तैयार हो गया, लवण और जल। ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, किनारे दिख नहीं रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, H2O नहीं दिख रहा। चलिए हम थोड़ा इसको और इधर लिख देते हैं, यहाँ पर हमें मिला MgCl2 प्लस H2O जल, ये लवण। ठीक। अब दिख रहा होगा, हाँ जो ना दिखा है बताना। ठीक। हम उसको सीधा कर देंगे, ठीक, सही से मतलब लिख देंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि दिखता नहीं है। ठीक। चलिए हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए चले। देखिए इसमें, हाँ ये देखिए, ये जो है ऑक्साइड, इसे देखिए इसकी जो प्राकृतिक होती है, अगर अम्ल और अम्ल की क्रिया, जो धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। जो ये होती है धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। तो एक प्रकार से आप इसको क्षार भी मान सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्षार, और इसको अम्ल भी मान सकते हैं। यानी अम्ल और क्षार को जब मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा। ठीक। इसको हम अम्ल और क्षार भी मान सकते हैं, हाँ सही कहा आपने, इसे अम्ल और क्षार भी मान सकते हैं। ठीक। चलिए एक और देखते हैं, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना। जैसे मान लीजिए दूसरा हमारे पास क्या है, यहीं पर MgO प्लस
H2SO4, इसको अगर हम लेते हैं तब हमें क्या मिलता है। इसमें तो यानी संख्या लेने की समीकरण बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी एक है ना, तो इसमें आसानी से हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ, जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जल H2O बन जाएगा, प्लस में MgSO4 यहाँ पर बन जाएगा, मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। MgSO4 यहाँ पर बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक। हाँ जी जी, देखिए कहीं कहीं आपको ये क्या क्षार भी मिल जाएगा, इसे अम्ल भी लिखा मिल जाएगा, ठीक। जो यहाँ पर है यहाँ इसे क्षार भी लिखा मिल सकता है, ठीक। यहाँ अम्ल और यहाँ क्षार भी लिखा मिल जाएगा, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। ये क्षार और अम्ल भी होते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक नोट करिए, नोट कर लिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। नोट करिए जल्दी। चलिए हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ नया, ठीक। नए टॉपिक पर अपने हम आते हैं। अच्छा चलिए देखिए, इसमें एक और था कि जैसे क्या होता है कि सिरके में कौन सा अम्ल मिलता है। क्या सिरके में, सिरका तो सबने देखा होगा ना, सिरके में कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, इसको पता है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है। सिरका तो सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने खाया होगा ना। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? अगर हम सिरके की अम्ल की बात करें तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ठीक। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? सिरके में होता है। इस बात को समझ गए आप कि एसिटिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? वो सिरके में पाया जाता है, ठीक। चलिए चलिए इसको हटा रहे हैं। अब हम देखते हैं अपने नया टॉपिक जो आज हमारा है, हम पीएच के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? पीएच के बारे में। पीएच स्केल तो सब लोगों ने देखा होगा, पीएच के बारे में, ठीक। देखिए पीएच जो है एक 1909 में सर जॉनसन करके वैज्ञानिक हुए थे। 1909 की बात है। उस टाइम पे पीएच आया था, पीएच स्केल 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। एक सर जॉनसन करके नामक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये लाया गया था, ठीक। तो हम पीएच की अगर बात करें, अगर हम पीएच की बात करें तो सबसे पहले हम पीएच का फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। हालांकि इस चैनल पे आपको इस मतलब वीडियो में बताया गया था, एक क्विज आया था ना, एक कम्युनिटी पर क्विज आया था कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग शायद देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। हम बता रहे हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है ना, तो जिनको नहीं पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो ध्यान देंगे कि जो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, ठीक। पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, ये जो पीएच होता है इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो यह एक ऐसा स्केल है, या क्या कहते हैं कि एक संख्या है, एक संख्या जो किसी भी पदार्थ की विलयन के क्षार या अम्लीय या उदासीन होने के गुण को प्रदर्शित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पीएच कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। कि पीएच स्केल ऐसी संख्या बताती है, क्या कहती है? पीएच स्केल हम ऐसे लिख लेंगे कि या ऐसे लिखते हैं, पीएच ऐसी संख्या बताती है, ऐसी संख्या बताती है
जिससे, जिससे यहां तक दिख रहा है, वहां तक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। जिससे हमें धातु या विलयन क्या है, जिससे हमें दिया गया विलयन, जिससे हमें दिया गया विलयन में ये पता चलता है कि ऐसी संख्या बताती है जिसमें, जिससे हमें, या इसको थोड़ा सा हटा के लिखते हैं हम, थोड़ा और व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं कि कैसे हम बोर्ड में लिखेंगे ना। तो यह संख्या होती है, या ऐसी संख्या होती है जो यह बताती है, यह संख्या, यह संख्या है पीएच, वह संख्या है जो हमें किसी विलयन, किसी भी विलयन के अम्लीय, अम्लीय कामाक्षारीय तथा उदासीन, उदासीन होने या उदासीन होने की संख्या बताती है, या उदासीन हो सकती है, या उदासीन होने की संख्या बताती है। ठीक, क्या बताती है? उदासीन होने की संख्या बताती है। ठीक, पर पीएच का जो परिभाषा है, यह संख्या, वह यह संख्या, यह संख्या है जो किसी, जो हमें किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने के गुण को बताती है। पीएच वह संख्या है, या मान लीजिए यहाँ पर वह संख्या, ऐसे लिख लीजिए, वह संख्या है जो हमें किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की संख्या बताती है, होने की प्रकृति बताती है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ प्रकृति लिख लीजिए, होने की प्रकृति बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, अब देखिए पीएच स्केल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उदासीन का मतलब क्या होता है, अम्लीय का मतलब क्या होता है, क्षारीय का मतलब क्या होता है ना, इन सब को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि दही का पीएच मान क्या होता है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले दही या दूध का, अगर आपसे पूछ ले कि दूध का पीएच मान क्या होता है, तब क्या बताओगे? दूध का पीएच मान 6.6 के लगभग होता है। लगभग में आते हैं मान, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो पीएच मान आते हैं वो लगभग में ही आते हैं। क्या होते हैं वो? ठीक, चलिए देखिए, हाँ देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे दही होता है इसका 5 लगभग होता है, लगभग में, क्योंकि ये जो है, जो पीएच स्केल होती है वो दो बिंदुओं के बीच में ही निर्धारित करती है, लगभग में ही ऐसे देता है। जैसे मान लीजिए HCl का होता है, किसका होता है? HCl, HCl जो अम्ल होता है इसका पीएच मान 1.2 के लगभग होता है, इसके 1.2 के लगभग होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि जो पीएच होता है, पीएच स्केल जो होती है वो मान अपना लगभग में प्रदर्शित करती है, यानी एक या दो संख्या के बीच में ही प्रदर्शित करती है। ठीक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्या है? बहुविकल्पीय में रक्त का पूछा जाता है। किसका? रक्त का। अगर बात करें हम रक्त की पीएच का मान कर पूछे तो 7.5 के लगभग होता है। जो रक्त का होता है हमारा पीएच मान वो 7.5 के आसपास रहता है। ठीक, यहां तक बात समझ गए कि इसकी परिभाषा क्या थी? वह संख्या जो हमें किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की प्रवृत्ति बताती है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, और इसमें कुछ हमने बता भी दिए हैं कि जैसे क्या है, रक्त का क्या होता है, दूध का क्या होता है, दही क्या होता है, ठीक, HCl का क्या होता है, या अभी आपसे पूछ ले कि सोडियम का क्या होता है। तो इन सब की हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, तो इन सब की हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में हम देखेंगे। नोट तो करते चल रहे हो
कि हम मिटा दिए हैं, हटा दिए, इस बार कहे नहीं नोट करने के लिए, तो आप लोग नोट भी नहीं करोगे। साथ साथ में नोट डाउन करते भी चलिए, साथ साथ में नोट डाउन करते भी चलिए। नोट डाउन करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक, तो जो भी बताया जाए आप लोग उसको क्या करिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक, हम आते हैं अपने अब पीएच स्केल पर। ऐसे एक लाइन ऐसे खींची जाती है। अब देखिए इसको हम थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यहां पर मार्किंग कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 14 तक इस रेखा पर, हाँ आप लोग थोड़ा सीधा रेखा बना लीजिएगा, हमसे थोड़ी टेढ़ी हो गई है बोर्ड पर आप लोग सीधी रेखा बनाएंगे। इसमें मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ 14 तक जाते हैं, और जो हमारा 7 पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक, और यहाँ पर जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन। उदासीन का मतलब है कि उसका कोई स्वाद नहीं है। उदासीन का मतलब उसका कोई स्वाद नहीं है, ना तो अम्ल में ही है और ना ही क्षार में ही है। इस बात को आप समझिए कि अगर 7 नंबर पे कोई भी मान आ रहा है किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, किसी भी विलयन का, तो उसका मतलब वो स्वाद विहीन है। आप समझ लीजिए इसे, स्वाद विहीन है। अगर 7 से 14 तक जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 11, 12, 13, फिर ये 14 है ही। अब देखिए उधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 से 14 के बीच में गया, क्या है, अगर 7 से 14 के बीच में गया, सॉरी एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है आज, उस दिक्कत को आप लोग समझिए। ठीक, बाकी कल से सॉल्व हो जाएगी। देखिए जो हमारी रेखा जा रही है ये क्षारीय विलयन को प्रदर्शित करेगा, क्षारीय मान। ठीक, और जो 7 से इधर जाएगा 0 की तरफ, ये अम्लीय मान प्रदर्शित करेगा, अम्लीय मान। ठीक, ये क्षारीय और ये अम्लीय, और जो बीच में जो 7 पे एकदम टिका रहेगा उसे, जो 7 में टिकता है वो उदासीन होता है। वो जो बीच में रहता है ना, वो ना तो इधर का होता है और ना ही इधर का। कहने का मतलब जो 7 पे रहेगा वो उदासीन रहेगा। इस बात को समझ गए आप कि जो पीएच में रहेगा, 7 में रहेगा वो उदासीन, यानी ठीक 7 पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। देखिए एक चीज, हाँ ऐसे भी लिखा रहता है कि जो 7 से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। पीएच में ऐसे भी लिखा रहता है, पीएच मान में जो 7 से कम हो तब अम्लीय होता है। दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, हाँ अम्लीय है। और जो पीएच में जो 7 से अधिक हो वो क्षारीय होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। और दूसरी चीज इसमें यह है कि जो सिर्फ 7 पे ही टिका रहेगा, जो 7 पे ही टिका रहेगा उसे हम उदासीन कहते हैं। ठीक, इस बात को समझिए आप कि जो 7 पे ही टिका रहेगा, जो 7 पे ही टिका रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम अगले टर्न पे चलते हैं। या इसी में भी जैसे भी क्या है, जरठ रस जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, शरीर का पीएच मान क्या होता है, या शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक इसको नोट करिए आप। ठीक, चले देखिए जैसे आपके पास जरठ रस मिल जाता है, जरठ रस अगर इसकी हम बात करें तो 1 से 2 के बीच में रहता है। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, देखिए कहीं कहीं हमने पॉइंट बता दिया है तो पॉइंट नहीं होगा वहां पर। जैसे
ऐसे पॉइंट लगा दिए थे, तो वहां से 7 पॉइंट ऐसे करके 6 से 6.6 ही तो होगा ही, जैसे 5 है 5 रहेगा, यानी 5 के अगर पॉइंट के बाद 6 आ रहा है तो उसको समझ लीजिए कि 5 से 6 कहा जा रहा है, 5 से 6 कहा जा रहा है, उसे पॉइंट मत गिनना, नहीं तो तुम लोग पॉइंट गिनते बैठ जाओ और कमेंट करना शुरू कर दो। कमेंट मत करना, क्योंकि वो पॉइंट में नहीं है, वो 7 से 5 है, ठीक, 7 से 5 या 6.6, जहां दोनों डिजिट साथ में दिख जाए वहां पॉइंट समझिएगा, ठीक। बाकी हम बता रहे हैं और कैसे कहाँ दिक्कत हो गई है, ठीक। तो जैसे जरठ रस का होता है 1 से 2 के बीच में एलाई करता है, जो पीएच मान जरठ रस का 1 से 2 के बीच में एलाई करता है। अगर मान लीजिए यहीं जैसे हम HCl की बात करें, HCl ये भी 1 से 2 के बीच में ही लाई करता है। पीएच का जो HCl का होता है पीएच मान ये भी 1 से 2 के बीच में। और किसका, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का क्या होता है, वो 7 से 8 के बीच में जाता है। शरीर की अगर हम बात करें, शरीर का पीएच मान ये 7 से 8 के बीच में लाई करता है। पॉइंट मत समझिएगा, 7 से 8 लिख रहे हैं, थोड़ा हम बोल दिए थे पहली बार में पॉइंट, ठीक। तो उसको आप देखिएगा, उसको ध्यान मत दीजिए कि ये क्या पॉइंट कहा जा रहा है, क्या वो 7 से 8 एक्चुअली में पॉइंट नहीं है, ठीक। और जैसे मान लीजिए हमारे पास शुद्ध जल का जो होता है, अच्छा पानी का स्वाद कैसा होता है किसी को पता है? पानी का जो हमारे पास अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल, इसकी अगर हम पीएच की बात करें, देखिए जो आएगा आपको पेपर में अशुद्ध जल ही पूछेगा, पेपर में अशुद्ध जल ही पूछेगा, उसमें शुद्ध जल नहीं पूछेगा। शुद्ध का जल का मतलब है उसमें आरओ नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, जैसे शुद्ध पानी होता है वैसे शुद्ध पानी होगा, और उसका कोई स्वाद नहीं होता है, इस बात को आप लोग जान रहे हैं। तो इसका जो होता है 7 होता है पीएच मान, अशुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि जो अशुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए हटाएं इसको। देखिए हमें कहना ना पड़े, आप लोग कापी कलम जरूर लेकर आया करिए इस क्लास में, बिना कापी कलम के मत आया करिए, कापी कलम जरूर लेकर आया करिए, ठीक। चलिए हटा रहे हैं इसको, ठीक। अब देखिए हम, सॉरी यार पीएच हटा भी दिए। देखिए जो हमारे पास पीएच मान था, पीएच की जो स्केल थी ऐसे थी, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर हम 0 को लगा देते। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम 7 से 0 की तरफ आते हैं, 7 की 0 की तरफ आते हैं तो कुछ होता था, या 7 से प्लस में जाते थे तो कुछ होता था। अब देखिए जैसे हमारे पास हम 7 से इधर जाएंगे, 7 से कम होगा मान, तो क्या होगा, धनायन में वृद्धि होगी। क्या होगी? धनायन में वृद्धि होगी, यानी जो H प्लस आयन होंगे, जो H प्लस आयन होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक। धनायन का मतलब है कि H प्लस आयन बढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिए, बढ़ेंगे, ठीक। H प्लस आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए इधर से इधर आने पे बढ़ रहे हैं तो उधर जाने पर तो कुछ होगा भाई, एक तरफ आने में कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ भी आने में कुछ होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए। तो इधर जब H प्लस आएंगे बढ़ेंगे तो उधर जाएंगे तब H प्लस आयन घटेंगे, ठीक। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि 7 से 0 की तरफ आने पे H प्लस आयन बढ़ेंगे, और 7 से अधिक 14 की तरफ जाने पर H प्लस आयन घटेंगे, ठीक। ज्यादा कुछ मत रटिए, जितना बताया जा रहा है आप उतना नोट करते चलिए, उतना याद करिए, बस इतना सफिशियंट है यूपी बोर्ड के लिए, ठीक। देखिए इसमें हमने इसकी चर्चा कर ली। अगर मान लीजिए इसी में और हम देखें कि
पीएच मान पर अगर 0 से 7 की तरफ जाएं तब क्या होता है, 0 से या 7 से 0 की तरफ जाएं तो हमने पहले ही बता दिया है इसको आपको कि अगर इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक, अगर हम देखिए दोनों पॉइंट को यहीं लिख रहे हैं, अगर हम 7 से 0 की तरफ आते हैं यानी 7 से कम होगा मान तो क्या होगा, H प्लस आयन बढ़ेंगे और अम्लीयता भी बढ़ेगी। अम्लीयता क्या है, बढ़ेगी या बढ़ती है, इन पर आप ध्यान रखेंगे। इस चीज को आप गौर करोगे कि धनायन के साथ साथ H प्लस आयन के साथ साथ अम्लीयता भी बढ़ेगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई हो तो आगे चलें। चलें, देखिए अम्ल की ही बात कर रहे हैं, अभी हम उस साइड नहीं जाते हैं, हम इस साइड ही बात करते हैं। जैसे इसमें हम प्रबल अम्ल भी देखते हैं, प्रबल अम्ल। अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो विलयन में जलीय विलयन देते हैं, क्या देते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन, क्योंकि प्रबल अम्ल ही है ना, अम्ल का मतलब तो प्लस आयन है, धनायन बढ़ेगा अम्ल का मतलब। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो विलयन में धन आयन, यहां जलीय लिख लीजिएगा, जलीय विलयन अधिक देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इस बात को आप समझ गए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन अधिक देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। अभी हम 1-2-3 बताएंगे भी उदाहरण में भी कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। जैसे अभी तक हमने अम्ल का प्रयोग किया ना, तो उसमें दुर्बल अम्ल कौन था, प्रबल अम्ल कौन था, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखिए जैसे हम प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल की बात करें तो जैसे हमारे पास HCl होता है, ये क्या है, प्रबल अम्ल की कैटेगरी में है। जो HCl होता है वो क्या है, प्रबल अम्ल की कैटेगरी में है। जैसे हमारे पास HNO3 होता है, क्या होता है, HNO3, ये प्रबल अम्ल है। HCl और HNO3, और उसके बाद H2SO4 जो होता है, H2SO4, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक, H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल होते हैं, HNO3 ये भी प्रबल अम्ल होते हैं, और HCl जो होते हैं वो भी प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, एक लोग कह रहे हैं कि सर पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। ठीक, पोटेंशियल हाइड्रोजन, हाँ बच्चा, पानी जो होता है, जो पानी होता है यानी अशुद्ध जल, आशुत जल जिसे बोलते हैं, इसका पीएच मान जो होता है 7 होता है। इसीलिए पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, न तो खट्टे में न तो मीठे में, पानी सिर्फ पानी है। ठीक, इस बात को आप समझ गए कि पानी सिर्फ पानी है। ठीक, तो चलिए फिर, ठीक, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक